बस एक राहत एआईडीएमके के लिए यह है कि एड़ापाड़ी सीट से जो है पलनीस्वामी वो आगे चल रहे हैं। बस एक राहत की खबर एआईडीएमके ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और उनको पछाड़ा हुआ है फिलहाल टीवीके के कैंडिडेट ने। और अब देखिए कोलातुर से खुद स्टालिन जो है वो भी पीछे हो गए। कोलातुर से चुनाव लड़ रहे हैं जी बाबू, वहां पर जो फॉर्मर डीएमके के एमएलए हैं उन्होंने पाला बदला था। 2016 का चुनाव उन्होंने डीएमके की सीट पर जीता था और उसके बाद वो टीवीके में शामिल हुए बहुत ही रिसेंटली 2026 अप्रैल में, माफ कीजिए, तब उसके बाद उनको कोलातुर से सीट दी गई थी। एक चौथी बार वो हैट्रिक ऑलरेडी लगा चुके हैं स्टालिन और चौथी बार उनको कोलातुर से इस बार चुनाव वो लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो लड़ेंगे। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि कोलातुर में खुद गया था, वहां पर ग्राउंड पर देखा था कि जो सेंटिमेंट है वो इतना अगेंस्ट स्टालिन के नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक फिनोमिना क्रिएट किया है टीवीके ने तो वो वहां पर दिखाई देगा। लेकिन लगता है कि ये अर्ली ट्रेंड से एक बार स्टालिन इसमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। लेकिन सौरभ, तमिलनाडु के बारे में एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी वहां बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएं, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। लक्ष्य था डीएमके को हटाना। डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। उन्होंने एआईडीएमके के साथ अलायंस किया, अपने नेता, लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सीटों के मामले में डीएमके, स्टालिन जो है एक नैरेटिव बना रहे थे, ये दिल्ली के इशारे पे चलने वाली पार्टी है, यहाँ अमित शाह की चलेगी अगर एआईडीएमके जीतेगी। तो उसके लिए बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे कि ये इंप्रेशन न बनने पाए कि एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके लिए सीटें भी कम ली, कम सीटों पर समझौता कर लिया, अन्नामलाई को चुनाव से हटा ही दिया एक तरह से। और उनकी स्ट्रेटजी का लक्ष्य एक ही था कि डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उसके कई कारण थे। एक, उनको लग रहा था कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, भाषा का डिवाइड, हर मुद्दे पर केंद्र के विरोध में खड़े होना, ये धमकी देना कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम 50s के दौर में लौट जाएंगे, जब उन्होंने अलग इलम की मांग की थी डीएमके ने। तो इसलिए जो है, भले ही कोई कौन जीतता है, टीवीके जीत जाती है, एआईडीएमके का गठबंधन जीतता है, डीएमके को नहीं जीतना है, ये लक्ष्य लेकर जो अमित शाह चले थे वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदीप जी, ये अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए एक सेंटिमेंट भी, जिस तरह से सनातन के खिलाफ बात की उदयनिधि ने, उनकी पार्टी के बाकी लोगों ने, ये मलेरिया है, डेंगू है, इसको साफ कर देंगे, ये सेंटिमेंट भी जरूर हर्ट हुआ होगा और इसका रिएक्शन दिखाई दिया। और विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अगर आप देखें नंबर्स में तो इस वक्त रुझानों में सबसे ज्यादा सीटों पर विजय की पार्टी आगे चल रही है। वो अब डीएमके से भी ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं, 52 सीटों पर विजय लीड करते हुए नई कहानी लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये विजय की अपनी पॉपुलैरिटी है। और जो 2 साल पहले उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई और फैंस क्लब के 20,000 उनके फैंस क्लब थे, और वो मेनली डीएम के असर वाले इलाकों में थे, चाहे चेन्नई नॉर्थ का इलाका हो या डेल्टा का इलाका हो या नीचे मदुरई तक, उनके जो फैन क्लब्स थे 20,000, उन्होंने काम किया उनके लिए। और एक ये फिनोमिनल का चुनाव है, ये लहर का चुनाव होगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो कही रजत जी ने कि एक सनातन वाला मामला, और दूसरा जो सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत थी, हम लोग जिस पर देख रहे थे तमिलनाडु में, कि परिसीमन का कार्ड कितना चलता है, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था जब ये स्पेशल सेशन हुआ और तमिलनाडु में स्टालिन ने काले कपड़े पहन करके और उस बिल की कॉपी जलाई। तो ये एक तरह का अपमान था। पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रहा है, आप उसको आग लगा रहे थे, काले कपड़े पहन करके जो विरोध किया, ये लग रहा था कि बीजेपी परिसीमन का जो पुश कर रही है वो ऐसा ना हो कि उसे एडवांटेज स्टालिन हो। वहां उन्होंने बनाना भी चाहा कि हम समूचे तमिल क्या समूचे साउथ के नेता हम हैं, और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के नेता लोगों ने उनको तमिलनाडु का ही नेता नहीं माना। इस परिसीमन की बात को तमिलनाडु में ही एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, कि परिसीमन करके और तमिलनाडु पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनका एजेंडा नहीं चला, सनातन का एजेंडा नहीं चला। और
इसमें ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विजय के पास कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड था और वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कोई कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब नहीं था। उनके साथ एक एडवांटेज उनकी पॉपुलैरिटी है और उन्होंने जो कहा कि ये इविल फोर्स है, इस इविल फोर्स को हराना है, ये उनकी अपील काम कर गई है और उनके प्रशंसक उनके पीछे खड़े हो गए। अब तो वो जिस तेजी से आगे निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ वो वाली भविष्यवाणी साबित हो जाए, वो एग्जिट पोल जो किसी एक आदमी ने की है। लेकिन ये नई परिघटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में। ये संभव है। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी और जीत गई। जनता पार्टी को याद कीजिए आप, एजीपी को याद कीजिए आप, आम आदमी पार्टी को याद कीजिए, जनता दल को याद कीजिए, असम गण परिषद, असम गण परिषद, हाँ वही एजीपी, मैंने कहा एनटी रामाराव को याद कीजिए, टीडीपी। ये इन सब में कोई ना कोई इमोशनल इशू साथ में रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे फिर जो है तेलुगु बिड्डा और तेलुगु स्वाभिमान का मामला रहा हो। ये पहला चुनाव होगा जिसमें अगर टीवीके को जीत मिलती है या जीत के करीब पहुंचते हैं, कोई इमोशनल मुद्दा नहीं था। और जो 4 इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी पार्टी की सफलता में, एक लीडरशिप, दूसरा आइडियोलॉजी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, चौथा नैरेटिव। तो ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी ये दोनों नहीं है विजय के पास। लीडरशिप है और नैरेटिव है कि हम राजनीति को तमिलनाडु की बदलना चाहते हैं। और जब तो ये कोई सामने वाला प्रदीप जी नैरेटिव झूठा बनाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसको रियलाइजेशन है कि उसके पास कोई इशू नहीं है। जो महिला आरक्षण का जिसका जिक्र किया, उसने परिसीमन को इशू बनाने की कोशिश की या फिर सनातन को इशू बनाने की कोशिश की, एक इमोशनल इशू क्रिएट करने की कोशिश की स्टालिन ने, और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। साफ लोगों को समझ आया कि ये झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कह रहे हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है।